हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 10th के साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मैं एक सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। इसको मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे आपके जो भी बचे हुए पेपर हैं उनके सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसमें देखो, आपका जो साइंस का पेपर होने वाला है वो 3 आवर्स का होगा और 60 मार्क्स का होने वाला है। इसमें देखो, आपका जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर। तो इसमें देखो, आपके पास जो फर्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो फिजिक्स का आने वाला है। तो इसमें देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मतलब जो आपका जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में, तो वो कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पे, रेटिना जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश में आ जाए तो वो क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर इंग्लिश में आपको यहाँ पे आ जाए रेटिना, तो इसको भी आप ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है आपका नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है ना, देखो, लकड़ी, गोबर गैस और चारकोल, ये तीनों की तीनों है। बाकी नाभिकीय गैस, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। उसके बाद देखो, ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोतों के नाम आपको लिखने हैं, मतलब जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं या वापस से नए हो सकते हैं। तो देखो, एक तो क्या है अपने पास? पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा। एक क्या हो है? सौर ऊर्जा। ठीक है ना, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है ना, इन दोनों को हम नवीकरणीय साधन बोलते हैं, मतलब दोबारा से यूज कर सकते हैं या दोबारा खत्म नहीं होने वाले ऐसे साधन। ठीक है ना। उसके बाद देखो, आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। आगे जो छोटे वाले जो क्वेश्चन हैं इनको हम पहले देखते हैं, उसके बाद हम बड़े वाले क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। इसके बाद देखो, अगला जो यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो BaCl2 होता है। BaCl2, ध्यान रखना इसको। उसके बाद देखो, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पड़ता है, आपके 4-5 फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसके बाद देखो, विकृत गंधिता क्या है। अब देखो, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, कई बार क्या होता है कि हम कोई भी चीज़, जैसे मतलब ब्रेड वगैरह है, इनको हम खुले में छोड़ देते हैं, या फिर कोई तेलीय चीज़ है, तेलीय चीज़ है जैसे मतलब अचार वगैरह हो गया, तो उनमें तेल की मात्रा कम होने से या फिर उनको खुले में छोड़ देने से उसमें क्या होता है, ऊपर फफूंद वगैरह आ जाती है, और उससे उसकी स्मेल है वो चेंज हो जाती है, गंध है वो चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं हम? विकृत गंधिता। कई बार हम बोलते हैं ना, अचार वगैरह में फफूंद लग गई है ना, खराब हो जाता है, तो वो क्या होता है? विकृत गंधिता होती है, मतलब उसके स्मेल और टेस्ट में चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। उसके बाद देखो, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करना है। अब देखो, कोई भी अपने पास कोई भी एटम है, तो उसमें क्या होता है? अंदर तो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखो, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अपने को ये बताना है कि विद्युत ऋणता क्या होती है। तो विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि कोई भी कक्षा के अंदर कोई भी एटम हो, चाहिए है ना, उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। उसके बाद देखो, आगे ये क्वेश्चन एक बार छोड़ के हम पहले इन पे देखते हैं। देखो, 17वां क्वेश्चन जो है, निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। मतलब इसमें देखो, आपके पास क्या है? पहला CH3Br। तो CH3Br का मतलब होता है ब्रोमोमेथेन। क्या होता है? ब्रोमोमेथेन। 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 उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, इसमें देखो CH3CO CH3 तो इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, ये नाम है प्रोपेनॉन का। प्रोपेनॉन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोपेनॉन, या इसको बोल सकते हैं एसीटोन। एसीटोन, प्रोपेनॉन या एसीटोन। उसके बाद देखो, अगला जो है आपका CH3CHO तो इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें हम सेक्शन C में बात करते हैं पहले।
देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि का समंदन करता है? तो कौन सा हार्मोन वृद्धि का समंदन करता है? तो इसमें देखो आपका क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये क्या करता है, हार्मोन वृद्धि का समंदन करता है। उसके बाद देखो अगला जो है, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय है वो क्या है, कांच है। मतलब ऐसी चीज जो खत्म नहीं होती, ठीक है ना, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं सड़ गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखो घास है, कागज है, तो ये तो क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 20वां, इसमें आप देख सकते हो प्लेसेंटा किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? जो प्लेसेंटा जो होती है वो किसके स्थानांतरण में सहायता करती है? तो वो ऑक्सीजन के, ग्लूकोज के और अपशिष्ट पदार्थ के, मतलब तीनों है। तो आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो यूएनईपी को विस्तारित कीजिए। तो यूएनईपी का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद देखो अपने इसमें और कोई छोटे क्वेश्चन नहीं है ना, तो अब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखो जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें देखो आपके पास पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, 4 तक हमने देख लिए थे, 5वां क्वेश्चन है टंगस्टन का उपयोग है। टंगस्टन का उपयोग लगभग विशेष रूप से इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट के लिए क्यों किया जाता है? अब देखो टंगस्टन है ये क्या है, जल्दी गर्म होके और ऊष्मा देता है, इस वजह से ये क्या है, जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं, बल्ब वगैरह होते हैं, इनमें इसका यूज किया जाता है। उसके बाद देखो जमीन में संग्रहित पानी के क्या फायदे हैं? तो इसमें आपको ये देख लेना है। ये जो क्वेश्चन है छोटे मैंने करवा दिए हैं, बड़े वाले जो क्वेश्चन है इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना आप इनको देख सकते हो अपनी जो बुक वगैरह है वहाँ से। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना। देखो जमीन में संग्रहित पानी के फायदे क्या है। उसके बाद देखो कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले सफेद प्रकाश के विभाजन के बाद पाए गए रंगों का नाम अनुक्रम से लिखिए। जैसे ये प्रिज्म होती है, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश की कोई भी किरण जाती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ट्रिक से याद रखना है। बेनी आ है पीनाला, बेनी आ है पीनाला, बेनी आ है पीनाला, बेनिया है पीनाला। अब इसको नीचे से स्टार्ट करना, आपको 7 रंग हो गए, नीचे से स्टार्ट करना है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी, है ना। मतलब ऊपर से नहीं लिखना है आपको, नीचे से लिखना है, ठीक है ना। सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, ऊपर से लिखना है। देखो यहाँ से लाल, तो लाल ऊपर से लिखना है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। मतलब सबसे पहले जो प्रावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वो किसका होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है ना। लाल ऊपर से लिखना है, मतलब नीचे वाली साइड को ऊपर से लिखना है आपको। उसके बाद देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण आपको लिखने हैं। उसके बाद देखो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को बताइए और समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो वाम हस्त का नियम आ जाएगा या दक्षिण हस्त का नियम आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद देखो रेखा चित्र बनाइए और प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। यदि वस्तु को रखा गया है अवतल लेंस के फोकस और एफ और 2F के बीच में और उत्तल लेंस के एफ और 2F के बीच में। अब देखो लेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ये लेंस है वो कौन सा होता है आपका, उत्तल लेंस होता है, और ये कौन सा आता है, अवतल लेंस आता है। कई बार आपको सिर्फ ये दे दिया, जैसे मान लो ये दे दिया आपको और यहाँ पे इस साइड में आपको पॉलिश दिखा दी, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा लेंस है। एक जैसे मान लो कि यही दे दिया लेकिन आपको इसमें पॉलिश है वो इस साइड में है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये वाला लेंस कौन सा है, ये वाला लेंस कौन सा है। इसका मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे मतलब आपके पास ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल है, ये उत्तल है। तो इसमें हमेशा क्या होता है, दोनों में अंदर की साइड पॉलिश होती है। दोनों में क्या होती है, अंदर की साइड पॉलिश होती है। इसमें भी क्या होगी, अंदर की साइड पॉलिश होगी, ठीक है ना। अब देखो इसका आधा पार्ट आपको देखना है, जैसे ये वाला देखना है। तो इसमें आप देख सकते हो, देखो इसके हम 2 भाग करें
तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला है, ठीक है ना। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये वाला देखो यहाँ पे इसके भी बाहर की साइड अंदर की साइड पॉलिश है, तो इसमें आप देख सकते हो ये वाला, और इसमें इस साइड पॉलिश है, तो ये वाला कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखो आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, श्वसन की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों माना जाता है, समझाना है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा बाहर निकले। एक तो ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी का मतलब होता है वो ऊष्मा का अवशोषण करे। एक क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग आपको लिखने हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उदाहरण देने हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण की व्याख्या करनी है। समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण आपको लिखनी है। ये वाला मैंने करवाई दिया था। उसके बाद देखो साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि लिखनी है। साबुन का सूत्र क्या होता है, RCOONA। इसकी सफाई प्रक्रिया के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, गुरुत्वानुवर्तन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। किन्हीं दो गर्भ निरोधक विधियों को स्पष्ट करना है। गर्भ निरोधक विधियां जिससे बच्चे का जन्म नहीं हो, ऐसी विधि आपको लिखनी है। उसके बाद देखो एक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट नामांकित चित्र बनाना है, मतलब अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। अनुमस्तिष्क और मेंडुला के कार्य आपको लिखने हैं। इसके बारे में आपको लिखना है। मनुष्य के विकास का वर्णन आपको करना है। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में तीन अंतर आपको लिखने हैं। उसके बाद देखो मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने की चांसेस है। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, इसकी संरचना और इसकी कार्यविधि। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए हैं, बाकी बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि इनके भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको इनके भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।